हाय गाइस, व्हाट्सअप। आज मैं बात करूंगा आपसे रूल नंबर 5 सर्विस टैक्स डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यूएशन रूल्स 2006 के बारे में। शॉर्ट में बात करेंगे, 3 एग्जांपल्स दूंगा जो वर्ल्ड फेमस एग्जांपल्स हैं, और उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली सर इसमें आपका प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। राइट, देखिए क्या है सर रूल 5। रूल 5 जो है वो गवर्नमेंट की एक चाल है, सोची समझी, जिससे आपको एज अ सर्विस प्रोवाइडर फायदा भी पहुंच सकता है और नुकसान भी। रूल 5 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सब रूल 1, सब रूल 2। सब रूल 1 में लिखे हैं कुछ ऐसे आइटम्स जो आपकी कॉस्ट के अंदर, जो आपकी वैल्यू ऑफ सर्विस के अंदर ऐड होते हैं, कंसिडरेशन के अंदर ऐड होते हैं। सब रूल 2 में लिखी हैं कुछ ऐसी बातें, अगर वो बातें सेटिस्फाइड हैं तो जो आपने खर्चे किए होंगे एज पर सब रूल 2 वो आपकी कंसिडरेशन से लेस होते हैं। सब रूल 2 डील करता है प्योर एजेंट के कॉन्सेप्ट से, सब रूल 1 डील करता है स्प्लिट प्राइसिंग या स्प्लिट इनवॉइसिंग को खत्म करने के कॉन्सेप्ट से। देखिए मैं सब रूल 1 की बात करता हूं। आपने कुछ कॉस्ट और एक्सपेंडिचर किया, आप सर्विस प्रोवाइडर है, ये देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए। ऑल्दो मैं बहुत फास्ट पढ़ाना चाहता हूँ ये, बट फिर भी थोड़ा समय लगाता हूँ। सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस रिसीवर है, इन्होंने सर्विस दी। सर्विस देते समय इन्होंने कुछ कॉस्ट्स इनकर करी थी। अब इन्होंने क्या किया, अपनी वैल्यू ऑफ सर्विस बताई 1 लाख और अलग से कॉस्ट रीइंबर्स करवा ली 10,000। एक कोई एक्सपेंडिचर मान लेते टेलीफोन का, और 20,000 इन्होंने बोला प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का रीइंबर्स कर दीजिए। तो ये जो इन्होंने 2 चीजें अलग से दिखाई, सर रूल 5 सब रूल 1 बोलता है कि 2 चीजें भी आपकी कंसिडरेशन के अंदर ऐड कर दी जाएगी और आपकी टोटल वैल्यू निकाली जाएगी इन चीजों को ऐड करने के बाद। So, any cost or expenditure which is incurred during the provision of the service shall be added in the consideration charge for the service, and therefore it shall form part of value of service. Right? So, इस केस में 1,30,000 पे हम लोग सर्विस टैक्स पे करेंगे। अब मैं बात करता हूं सर सब रूल 2 की। सब रूल 2 में सर आपको अपनी सर्विस की वैल्यू में से रिड्यूस करने का मौका मिलेगा उन खर्चों को जो आपने इनकर की हैं एज अ प्योर एजेंट। सर इस सब रूल में 8 कंडीशंस दे रखी हैं। वो 8 कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तो मानेंगे कि आप प्योर एजेंट हैं, और प्योर एजेंट है तो आपने कोई भी खर्चा किया तो सर वो डिडक्ट कर सकते हैं। प्योर एजेंट देसी भाषा में कौन होता है, ये है सर्विस प्रोवाइडर, ये है सर्विस रिसीवर। सर्विस रिसीवर ने सर्विस प्रोवाइडर को बोला कि आप मेरे बिहाफ पे जाके कुछ एक्सपेंडिचर कीजिए, कुछ सर्विसेज ले लीजिए जिससे मेरा फायदा होगा, यानी जो आप सर्विस मुझे देने वाले हैं उसके अंदर वो चीजें यूज होंगी और आप जाइए मेरे बिहाफ पे खर्चा कीजिए। तो सर ये सर्विस प्रोवाइडर अपनी वैल्यू बताएगा 1 लाख और बोलेगा सर मैंने आपके बिहाफ पे कुछ खर्चे किए थे 10,000 और 20,000, आपके बिहाफ पे कुछ खर्चे किए थे ऊपर वालों से अलग है। तो सर अब जो वैल्यू ऑफ सर्विस होगी, ऑल्दो टोटल जो इनवॉइस का अमाउंट होगा 1,30,000 होगा, लेकिन जो वैल्यू ऑफ सर्विस होगी वो 1 लाख मानी जाएगी और ये 10,000 और 20,000 हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, अब वो 8 कंडीशंस क्या हैं मैं आपको आपकी पीएम में दिखाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा कि वो 8 कंडीशंस क्या हैं। ये देखिए आपकी प्रैक्टिस मैनुअल से गाइस मैं आपको इस समय बता रहा हूं, ये है वो 8 कंडीशन। पहला, सर सर्विस प्रोवाइडर एक्ट्स एज अ प्योर एजेंट, यानी सबको बता के करे, वो डिस्क्लोज्ड हो कि भाई मैं तो इनका एजेंट हूं। राइट, देन recipient of service receives and uses the goods or services so procured by the service provider in his capacity as a pure agent of the recipient of service। मतलब कि सर ये देखिए सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस रिसीवर के बिहाफ पे कुछ एक्सपेंस किया, कुछ सर्विस ली, कुछ गुड्स लिए, तो उनको यूज भी कौन करेगा, सर्विस रिसीवर। सर्विस प्रोवाइडर बीच में कहीं यूज ना करे। Okay, then third, the recipient of service is liable to make payment to third party. Who is liable to make payment? The service receiver is liable to make payment to the third party, जिससे सर्विस प्रोवाइडर ने गुड्स ली हैं या सर्विसेज ली हैं। ऐसे ही सर हमारा जो एजेंट है उसको ऑथराइज कर दी जाए, सर्विस प्रोवाइडर को इन्होंने ऑथराइज कर रखा हो कि आप मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट की लायबिलिटी रिसीवर की है, लेकिन प्रोवाइडर इज ऑथराइज्ड टू मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सर्विस रिसीवर। देन इसके बाद recipient of service knows that the goods and services for which payment has been made by the service provider shall be provided by the third party। इन भाई साहब को पता था कि जो गुड्स हैं वो थर्ड पार्टी से आएंगे, वो सर्विस प्रोवाइडर से नहीं आएंगे। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो ये है कि सर ये जो चीजें हैं ये सेपरेटली इंडिकेटेड हो इनवॉइस के अंदर। और नेक्स्ट कंडीशन जो है वो ये है कि सर सर्विस प्रोवाइडर रिकवर्स ऑन द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस ओनली सच अमाउंट एज हैज बीन पेड टू द थर्ड पार्टी। यानी इन्होंने अगर इनको 100 रुपए दिए तो 100 ही रुपए रिकवर करें इनसे।
प्रॉफिट एलिमेंट बीच में नहीं आना चाहिए। एंड फाइनली द गुड्स और सर्विस प्रोक्योर्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम थर्ड पार्टी एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस आर इन एडिशन टू द सर्विस ही प्रोवाइड्स ऑन हिज ओन अकाउंट, राइट। सो ऑब्वियसली दीज आर इन एडिशन टू द सर्विस, जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके एडिशन में होनी चाहिए। ये ठीक है, ये 8 बातें हैं, एक बार आप पीएम से रीड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी के लिए मैं बस ये कहना चाहूंगा कि कोई भी खर्चा अगर प्रोवाइडर ने एज अ प्योर एजेंट किया है तो वो आपकी कॉस्ट में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और अगर इंक्लूड कर रखा है वैल्यूएशन के टाइम पे तो वो चीजें उसमें से रिड्यूस करेंगे। दैट्स इट। अच्छा, अब कुछ इलिस्ट्रेशंस हैं, और सब पूरे वर्ल्ड में ये इलिस्ट्रेशन है, आई शुड से सॉरी पूरी इंडिया में ये इलिस्ट्रेशंस है। देखिए मैं आपको कुछ इलिस्ट्रेशंस दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जहाँ आप देखेंगे कि सर आपका पहला आई शुड से जहाँ पे सर ये आपके रूल्स गिवन है, सर्विस टैक्स डिटरमिनेशन वैल्यूएशन रूल, वहीं पे ये आपकी इलिस्ट्रेशंस गिवन है। एक्स कॉन्ट्रैक्ट्स विद वाई अ रियल एस्टेट एजेंट टू सेल हिज हाउस एंड देयरअपॉन वाई गिव्स एन एडवर्टाइजमेंट इन टेलीविजन। लीजिए, एक्स ने वाई से कॉन्ट्रैक्ट किया, वाई एक रियल एस्टेट एजेंट है और एक्स ने वाई से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप प्लीज मेरा घर बेच दो। वाई ने इसके लिए एक एडवर्टीजमेंट दे दी टेलीविजन में। वाई बिल्ड एक्स इंक्लूडिंग चार्जेस फॉर टेलीविजन advertisement and paid service tax on total concession bill. In such a case, concession for service provided is what X pays to Y. Y does not act as an agent on behalf of X when obtaining the television advertisement, even the cost of television advertisement is mentioned separately in the invoice issued by X. Advertising service is an input service for the estate agent in order to enable or facilitate him to perform his service as a real estate agent. देखिए मैं क्या बताने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए। एक्स वाई के पास गया, सर मेरा घर बिकवा दो। वाई ने सर टीवी में ऐड दे दी, और सर वाई ने एक्स के लिए बिलिंग बनाई, उसमें लिखा कि सर मेरी सर्विस की वैल्यू मान लेते हैं 4 लाख रुपए, और सर जो हमने एडवर्टीजमेंट दी उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। सर वाई की जो पूरी कॉस्ट पूरी वैल्यू मानी जाएगी वो मानी जाएगी 5 लाख रुपए। वाई इज रिक्वायर्ड टू पे सर्विस टैक्स ऑन 5 लाख रुपीज। बच्चे पूछते हैं ऐसा क्यों? सुनिए ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, वाई यहाँ पे एज अ प्योर एजेंट एक्ट नहीं कर रहा था। अगर प्योर एजेंट वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती, डिस्क्लोज करता, एक्स वाज लायबल टू पे फॉर टीवी एडवर्टीजमेंट और एक्स हैज ऑथराइज्ड द वाई टू पे फॉर दिस टीवी एडवर्टीजमेंट, यानी जितनी हमने 8 कंडीशन पढ़ी तो सेटिस्फाई होती, तो सर हम वैल्यू कैसे लेते? 4 लाख रुपए ही हमारी वैल्यू होती। ओके, आइए एक एग्जाम्पल मैं आपको और पढ़ाने की कोशिश करता हूं और उसको पढ़ के आपको और क्लैरिटी आएगी। ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2। In the course of providing a taxable service, a service provider incur costs such as traveling expenses, postage, telephone, and may indicate these expenses separately in the invoice issued to the recipient of service. Right? ये आपको पता है, मैंने कवर करा दिया है। In such a case, the service provider is not acting as an agent of the recipient of service, but procures such input and input service on his own account for, this is the most important word, for providing the taxable service. And any amount incurred for providing taxable service will form part of value of service. Such expense do not become reimbursable expenditure merely because they are indicated separately in the invoice issued by the service provider to the recipient of the service. Right? तो सर ये reimbursable expense नहीं है, इनकी आपको डिडक्शन जो है वो अलाउ बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। A contracts with B, an architect, for building a house. During the course of providing the taxable service, B incurs expenses such as telephone charges, air travel ticket, hotel accommodation, etc. to enable him to effectively perform the provision of service to A. In such a case, in whatever form B recovers such expenditure from A, whether as a separately itemized expense or as part of inclusive overall fee, etc., value of taxable service for charging service tax is what A pays to B. तो बहुत मोटी मोटी बात सर, अगर कोई भी चीज जो है बी रिकवर कर रहा है किसी भी तरीके से आइटम्स बना के, अलग अलग हेडिंग्स बना के, सर हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो सर उसके अंदर जो है वो इंक्लूड होके रहेगी। किसके अंदर इंक्लूड होकर रहेगी? वैल्यू ऑफ सर्विस के अंदर। बी ने सर्विसेज दी और उसने उसको ब्रेक कर दिया कि सर सर्विस की वैल्यू ये है और सर अकोमोडेशन की वैल्यू ये है। अजी छोड़ो, अकोमोडेशन की वैल्यू जो है हम आपकी सर्विस के अंदर ऐड कर देंगे। फिर से बोलता हूँ, अकोमोडेशन की वैल्यू जो है हम आपकी सर्विस के अंदर ऐड कर देंगे बिकॉज यू आर ट्राइंग टू स्प्लिट द प्राइस। अगली इलस्ट्रेशन देखते हैं सर। Company X provide a taxable service of rent a cab by providing chauffeur-driven car to overseas visitors. The chauffeur is given a lump sum amount to cover his food and overnight accommodation and any other incidental expense such as parking fee etc. by the company during the tour. ठीक है सर, कंपनी है, कंपनी ने सर शॉफर अपॉइंट, कंपनी सर शॉफर को पैसे देती है और शॉफर सारे एक्सपेंस उसमें से करता है। अच्छा, at the end of the tour, the chauffeur returns the balance of the amount with a statement of his expense and the relevant bills. Company X charges
to the recipient of service to the recipient sorry company charges these amount from the recipient of service. The cost incurred by shopper and billed to the recipient of service constitute part of gross amount of charge for the provision of services by the company X. देखिए कंपनी ने शॉफर को पैसे दिए, शॉफर से सारे उसमें से एक्सपेंडिचर करता है और उसके बाद कंपनी को बचे हुए पैसे और एक स्टेटमेंट लौटा देता है। कंपनी वो पैसा अपने विजिटर से रिकवर कर रही है। तो सर ये जो पैसा रिकवर कर रही है, सो दिस इज अगेन विल परफॉर्म part of value of service. This is again will form part of value of service and hence it will be included in the amount charged as value of service and we have to pay service tax on this, right? So चारों illustration सर आपकी PM की थी, मैंने बहुत जल्दी आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ आए। इन्हीं चारों में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो घबराइएगा मत, करके आइएगा। और बस दैट्स इट सर, वैल्यूएशन ऑफ सर्विस में इतनी बातें बोलना चाहूँगा। एक रूल 4 है, रूल 4 कुछ नहीं सर, रूल 4 बोलता है कि सर सीईओ चाहे सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर अगर चाहता है तो सर वो आपकी वैल्यू जो है वो रिजेक्ट कर सकता है जो आपने डिटरमाइन करी थी। ये देखिए एक बार आपको रीड कराता हूँ जल्दी से। If CEO is satisfied that the value determined by the service provider is not in accordance with the provision of the Act and these rules, he will issue a show cause notice to the service provider. Show cause notice will specify the value of taxable service fixed by the service provider, and after providing reasonable opportunity of being heard to the service provider, the central excise officer will determine the value of such taxable service. In very simple words, CEO चाहे तो आपकी वैल्यू रिजेक्ट कर सकता है और वो आपको मौका देगा अपनी बात रखने का, और अगर आपकी बात उन्होंने सुन ली उसके बाद उनको लगता है कि नहीं सर आपकी वैल्यू गलत थी, तो सर फिर वो आपकी वैल्यू आपको अपॉर्चुनिटी देने के बाद CEO will determine the value of such taxable service. ऐसी गाइस एक रूल 6 है। रूल 6 जो है आपको बहुत, आप इसको रीडिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बहुत नेचुरल चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। आपसे कोई वैसे भी अगर सवाल पूछ ले और आपने सर्विस टैक्स अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप इसे आराम से कवर कर सकते हैं। आपका मेरा साथ यहीं तक सर। रूल 5 मैंने मेजरली डिस्कस किया, 4 का मैंने आपको ओवरव्यू दिया, 6 मैंने आपको पढ़ने के लिए दे दिया है। इतना कर लीजिए, बहुत है सर वैल्यूएशन के लिए, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।